हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राधा कॉमिक्स में महाकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, महाकाल और लिमी लांचू। महाकाल और लिमी लांचू। ये बात जब की है जब शाओलिन पर अपराधों का साया नहीं पड़ा था। शाओलिन अपनी सामरिक कला और चरित्र के कारण विश्वविख्यात था। क्या हर किसी के वश का नहीं था वहाँ के कठोर नियम और अनुशासन को झेलना। ठक ओह, मन में पाप या कपट का तो प्रश्न ही नहीं, बल्कि पापी और दोष युक्त युवक स्वतः ही मठ छोड़कर भाग जाते थे। बाप रे, कुछ दिन और यहाँ रहा तो लगता है यहीं कब्र बन जाएगी मेरी तो। वहाँ के प्राचार्यों की कार्यशैली ऐसी थी कि किसी अपराधी को कुंफू जैसी खतरनाक सामरिक कला ना सिखाई जाए। बेटे साइफेन, देवता तुमसे संतुष्ट हुए, अब तुम कक्षा में प्रविष्ट हो। धन्यवाद श्रीमान। हे ईश्वर, 2.5 वर्ष तक मेरे चरित्र की ही परीक्षा चल रही थी और मैं तो समझ रहा था वर्षों कठोर परिश्रम और अभ्यास से बनता था एक कुंफू का फौलादी लड़ाका। ठप क्या है? गति पर ध्यान दो बालकों, याद रखो गतिहीन जल बहुत जल्दी सड़ जाता है। शरीर और मस्तिष्क को साधने के लिए हर विद्यार्थी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। उच्च मनोबल और विवेक के लिए गुजरना पड़ता था आग के दरिया से। था लेकिन कहते हैं ईश्वर के बाद शैतान ही पूरे विश्व में सर्वशक्तिशाली है। सो दुर्भाग्यवश एक शैतान शाओलिन में आया। उसका नाम था लिमिलांचू और देश था उत्तरी कोरिया। जहरीले सांप से ज़्यादा खतरनाक, आवारा सांड सा शक्तिशाली और चीते सा फुर्तीला। ये कथा उस समय की है जब महाकाल बहुत छोटा था और उसके पिता लूची शाओलिन के प्राचार्य और सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। लिमिलांचू, मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद तुम प्राचार्य का पद संभालो, और मेरी इच्छा है बूढ़े कि तुम्हें ख़त्म करके मैं यहाँ का प्राचार्य बनूँ। लिमिलांचू लूची का सर्वश्रेष्ठ छात्र था और वह दिन भी आया। शाओलिन मठ की वार्षिक खुली युद्ध प्रतियोगिता में लिमिलांचू ने प्राचार्य लूची से ही युद्ध की चुनौती दे डाली। मैं शाओलिन का सर्वश्रेष्ठ छात्र लिमिलांचू प्राचार्य लूची को अपने साथ काले युद्ध का आमंत्रण देता हूँ। यदि लूची पराजित हो गए तो शाओलिन का सर शर्म से झुक जाएगा। इतना अहंकार! बेवकूफ़, तूने अपनी मौत खुद चुननी है। दोनों योद्धा आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ते हैं जब तक उनमें से एक मर ना जाए। लूची ने ऐसे नाजुक क्षणों में भी अपना विवेक नहीं खोया। मुझे तेरी चुनौती मंजूर है, पर काला युद्ध क्यों? अभी तुझे दुनिया देखनी है। अभी तेरी उम्र ही क्या है? यदि प्राचार्य महोदय को मृत्यु से भय हो तो बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर लें। लिमिलांचू की घटिया दलील सुनकर लूची जैसा शांत और गंभीर व्यक्ति भी क्रोध में आ गया। यदि नहीं मानता तो फिर आ मैदान में, और इसी क्षण से युद्ध खुद को मौत के मुंह में समझ। लिमिलांचू, मेरी राय है कि तुम हट छोड़ दो। तुम दोनों में से किसी एक की मौत शाओलिन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगी। चिंतित ना हो आचार्य शूचान। प्राचार्य लूची की मौत का नुकसान मैं प्राचार्य बनकर पूरा कर दूंगा, ठीक है? शूचान, अब रहने दो, इसका अंत निकट आ गया है, इसीलिए इसे भला बुरा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और दोनों योद्धा खुले मैदान में आ गए और एक जवान शेर बूढ़े सिंह से जा भिड़ा। छनाक! जैसे दो मतवाले ड्रैगन एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। शाय! कदमों की हट, सांसों की आवाज़ और तलवारों की ठाक खनखनाहट एक दूसरे का पता दे रही थी। शेष आचार्य और छात्र सांस रोके उस ऐतिहासिक युद्ध को देख रहे थे। तलवारें एक दूसरे का खून चाटने में लगी थी। ओ साय! आ खचाक! कहना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी। शाय! उनकी तलवारें क्रोध और बेचैनी से लपलपाती हुई एक दूसरे का जिस्म ढूंढ रही थी। टन! लिमिलांचू द्वारा किया गया एक करारा वार लूची ठीक से बचा ना पाया। मगर लूची ने अपने घाव का बदला अगले ही क्षण ले लिया। सक! लिमिलांचू अपना सीधा हाथ कटा चुका था। आचार्यों व छात्रों ने हर्षध्वनि की। बहुत अच्छे, शाबाश, वाह! हाय! लिमिलांचू ने आंखों की पट्टी उतार दी और लूची की ओर झपट पड़ा। लिमिलांचू, ये नियम के विरुद्ध है। भाड़ में गए नियम। मामले की गंभीरता को भांप कर लूची ने भी अपनी आंखों से पट्टी उतार दी और तुम्हारे पास एक ही तलवार है। अंत
अतः मैं भी अब युद्ध एक तलवार से ही लड़ूंगा। और लूची ने अपनी एक तलवार फेंक दी। आंखों की पट्टियां खुल जाने के बाद लड़ाई और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। लिमिलांचू का हाथ कट जाने और लूची की कुशलता के आगे या ठक। लिमिलांचू कब तक टिक पाता? धीरे धीरे युद्ध की तस्वीर साफ हो रही थी। क्या ही था, लिमिलांचू घायल हो चुका था। या लूची ने पैतरा बदलकर वार करा और लिमिलांचू दूसरा हाथ भी गंवा बैठा। खचाक आए कुत्ते, तेरी मौत मुझ पर उधार रही, मैं फिर आऊँगा। लिमिलांचू वहाँ से भाग निकला। उसे पकड़ो लूची। उफ, मेरा शिष्य इतना कायर निकला। आचार्य शूचान, उसे जाने दो। ये मेरा ही दोष है कि मैं उसे अहंकार पर विजय पर हासिल करना न सिखा पाया है, जिसकी सज़ा वह पा चुका है। ये तुम्हारी मानता है लूची, किंतु उस शैतान को जिंदा छोड़ देना, खतरे से खाली नहीं। खतरे की खूब कही तुमने शूचान। अब लूची को अपने ही शिष्य से, और वो भी अपंग व्यक्ति से, खतरा होने लगा है। मेरा मतलब शूचान, मुझे घाव धोने हैं और थोड़ा विश्राम भी चाहता हूँ। अच्छा, घर चलता हूँ। फिर भी लूची, तुम सावधान रहना। लूची अपने घर पर। प्रिय, सर्प का फन यूं कुचल कर जीवित छोड़ देना ठीक नहीं हुआ। तुमने उसकी गर्दन पर वार क्यों नहीं किया? नहीं तारा, बड़े जतन से उसे तैयार किया था। वह मेरे बेटे फूची जैसा था, इस कारण मैंने उसकी हत्या नहीं की। भले ही कल वो तुम्हारे बेटे की ही जान का ग्राहक क्यों ना बन जाए। लूची आगे चलकर महाकाल बना, जानने के लिए पड़े लूची का बेटा। तारा, मेरा बेटा कोई खरगोश का बच्चा नहीं है। रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। तब लूची को मालूम नहीं था कि वह गलत सोच रहा है। अपंग होकर भी लिमिलांचू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह हांगकांग से जर्मनी निकल गया। यहाँ अपने गुर्गों को साथ लेकर उसने शराब का अड्डा खोला। अबे लूले, तू हमसे पैसा लेगा? शुरू में उसे अपाहिज और लाचार समझकर कुछ स्थानीय शौधों ने उसे दबा लेने की कोशिश की, मगर लिमिलांचू ने उन नादान गुंडों को आउच, ये ऐसे नहीं मानेगा। बहुत जल्दी ये समझा दिया कि वह अपाहिज होकर भी साक्षात यमराज है। ये लोहा चक्काच। पैसे तो जल्दी ले मेरे बाप। और लिमिलांचू ने पहन लिए 2 नए हाथ। हा 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 हा। अब इस ठंडे लोहे की प्यास गर्म खून से बुझेगी, जो उसके असली हाथों से ज़्यादा मजबूत, बेरहम और ख़तरनाक थे। और लिमिलांचू बन गया एक पेशेवर कातिल। यूरोप, अमेरिका और एशिया के आतंकवादी संगठनों उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। वह एक सैलाब की तरह अंडरवर्ल्ड पर छा गया, पर उसके जहन में एक नाम रह रहकर उभरता रहा, लूची। 18 वर्ष गुजर गए उसे प्रतिशोध की आग में जलते हुए। क्या मैं अपने कटे हुए हाथों का बदला कभी लूची से ले पाऊंगा? वक्त गुजरने के साथ शाओलिन में भी परिवर्तन आए। लूची के परिवार को कैद करके स्मगलरों ने शाओलिन पर कब्जा कर लिया। अब तुम हमारे कहे अनुसार चलोगे लूची? तुम यहाँ की पवित्रता क्यों नष्ट करना चाहते हो? भारतीय पुलिस के योग्य ऑफिसर पटवर्धन और उसके 2 साथियों को इस गैंग को ख़त्म करने भेजा गया। पटवर्धन ने स्मगलरों के गिरोह का सफाया कर दिया, पर लूची इस महासंग्राम में नहीं बचा। पटवर्धन लूची के बेटे को भारत ले आया। संपूर्ण कथा जानने के लिए पढ़ें मौत के पुजारी, मौत के हस्ताक्षर, मौत का अग्निकुंड और लूची का बेटा। ये चारों ही कॉमिक्स चैनल पर अपलोड हैं। अपने पिता के हत्यारों के लिए महाकाल हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे। वक्त थोड़ा और गुजरा। शाओलिन के बचे हुए छात्रों और आचार्यों ने अपराध प्रवृत्ति अपना ली। ऐसे में चीनी गुप्तचर विभाग के प्रमुख ने भारत के रक्षा मंत्री की बेटी वसुंधरा के अपहरण के लिए शाओलिन की सेवाएं ली। वसुंधरा को बिना सैन्य कार्रवाई के वापस लाने के लिए भारतीय गुप्तचर विभाग की प्रमुख मैडम एक्स ने पटवर्धन की सलाह पर महाकाल को गुप्त रूप से हांगकांग भेजा। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो महाकाल। और शाओलिन में तबाही मचाकर वसुंधरा को लेकर भारत लौटा। वसुंधरा महाकाल पर मर मिटी और उसने महाकाल से कहा, महाकाल आई लव यू। पत्थर में फूल खिलाने की कोशिश मत करो लड़की। महाकाल अब मौत बन चुका है, ज़िंदगी उसे छू नहीं सकती। पर वसुंधरा उसे भुला ना सकी। पटवर्धन अंकल, आप देखना, एक दिन मैं महाकाल का दिल जीत लूँगी। भगवान करे तुम्हारा कहा सच हो जाए। हालांकि वो ऐसी मिट्टी का नहीं जो पिघल जाए। और इधर महाकाल वीरान जंगल में आज की मशीनी दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में व्यस्त था। थड़ाक! शरीर को लचीला रखने के लिए कठोरतम कसरतें, गति के लिए निरंतर अभ्यास और न जाने क्या 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 या। इधर बदले की आग में जलते हुए लिमिलांचू की मुलाकात एक बहुत खतरनाक महिला लेडी डायमंडो से हुई। बहुत नाम सुना था तुम्हारा।
मैं देखना चाहती थी कि बिना हाथों के तुम दर्जनों को कैसे ढेर करते हो। तुम्हारी भी काफ़ी चर्चा है काली दुनिया में। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था डायमंडो। मैं पहले सर्कस में थी, रस्सी पर चलना, जिम्नास्टिक, चाकूबाजी में माहिर हूँ। किस्मत मुझे अपराध जगत में ले आई, और तुम? लेडी डायमंडो को एक पसंदीदा साथी मिल गया था, और लिमी लांची को अपने प्रतिशोध की यात्रा में हमसफ़र मिल गया। आई लव यू लिमी। मी टू। मगर मुझे किसी का हिसाब चुकता करना है डायमंडो। हमें कल ही हांगकांग रवाना होना है। अपनी जिम्मेदारियों अपनी जिम्मेदारियां अपने गुर्गों को सौंप कर लिमी लांची डायमंडो के साथ शाओलिन पहुंच तो गया, लेकिन इतने साल गुजर गए पर मठ तो एकदम खंडहर हो गया। अविश्वसनीय लगता है कि ऐसी संस्था की ऐसी दशा भी हो सकती है। देखते नहीं अवशेष क्या कह रहे हैं। लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है जिसमें कोई बचा नहीं। लगता है लूची भी इस इमारत के साथ खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मेरे प्रतिशोध का क्या होगा? कसम इन कटे हुए हाथों की, मैं अपना बदला उसके परिवार के जीवित सदस्यों से लूँगा। सब्र करो लिमी, मैं पता लगाती हूँ। डायमंडो का शिकार बना चीनी गुप्तचर विभाग का एक वरिष्ठ ऑफिसर। प्लीज़ मुझे शहर तक छोड़ दें। ओह श्योर। चंद मिनटों बाद वह ऑफिसर कटे हुए मुर्गे की तरह तड़प रहा था। जल्दी पको, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं, मुझे जान से मत मारो। मैं शाओलिन के केस की पूरी फाइल तो मैं भी दे देता हूँ। हे भगवान, औरत है या साक्षात मौत। कुछ देर बाद डायमंडो हांगकांग के एक शानदार होटल के कमरे में पहुंची। लिमी, मैंने शाओलिन से संबंधित फाइल हासिल कर ली है। इसके मुताबिक लूची और उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। केवल लूची का छोटा बेटा फूची जीवित है। वो कहाँ है? क्या इसी शहर में? नहीं, वह भारत में, एक पुलिस ऑफिसर पटवर्धन के संरक्षण में। भारत के लिए यात्रा कब शुरू करेंगे लिमी? कब? मैं तो चाहता हूँ अगला नाश्ता हम लोग भारत में ही करें। महाकाल को ढूंढना। पर वे तीनों पटवर्धन के घर तक पहुँच गए। अंकल, मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगी। शायद महाकाल मेरी ये बात पसंद करे। उन्हें पटवर्धन का अपहरण करना था और वे कामयाब हो गए। शाबाश डायमंडो। ठाक! अरे आ! हे भगवान, इसके हाथ कैसे हैं? यह लड़की, महाकाल को बता देना पटवर्धन की ज़िंदगी चाहता है तो लिमी लांची के पास अकेला पुरानी घाटी में पहुंच जाए। वसुंधरा को महाकाल का पता नहीं था, मगर वह जानती थी कि पटवर्धन के अलावा मैडम एक्स, भारतीय गुप्तचर विभाग की महानिदेशक, महाकाल का पता जानती है। अतः वह फौरन ही सचिवालय में स्थित उनके गुप्त कार्यालय में पहुंची। मैं रक्षा मंत्री तिवारी जी की बेटी मैडम एक्स से मिलना चाहती हूँ। आइए। मैडम एक्स के व्यक्तिगत चैम्बर में। महाकाल को खतरा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं महाकाल को अच्छी तरह जानती हूँ। एक साथ दर्जनों लिमी लांचू भी उस अकेले को पराजित नहीं कर सकते। तुम घबराओ मत। महाकाल मैडम एक्स से पता लेकर वसुंधरा चल पड़ी महाकाल से मिलने। एक खास पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वसुंधरा ने जोर से पुकारा, महाकाल! वसुंधरा की पुकार सुनकर भी महाकाल अपने नित्य क्रम में लगा रहा। वही लड़की, वही भावनाओं का नाटक। मानती नहीं। चिल्लाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। महाकाल! महाकाल! मेरी बात सुनो महाकाल, पटवर्धन अंकल की जान को खतरा है। कोई लिमी लांचू उन्हें उठाकर ले गया है। महाकाल जल्दी आओ। लिमी लांचू? वही द्रोही जिसके हाथ मेरे पिता ने काट डाले थे। लिमी लांचू का नाम सुनकर वह जोश में आ गया और चट्टानों के साथ हंसी मजाक करता हुआ कुछ सेकंडों में मानो प्रकट ही हो गया। या! ओह गॉड, अविश्वसनीय है ये तो। कहो लड़की, क्या हुआ? पटवर्धन साहब के साथ कोई दोनों हाथ कटा आदमी, एक फुर्तीली औरत पटवर्धन साहब को अगवा करके ले गए हैं, और जाते समय वह कह रहा था कि अंकल की ज़िंदगी बचानी हो तो मैं तुम्हें पुरानी घाटी अकेला लिमी लांचू के पास भेज दूँ। समझ गया। वह मेरे पिता से प्रतिशोध लेना चाहता होगा, पर वे रहे नहीं, सो उसने मुझे ढूंढ निकाला है। मेरे पिता तो नहीं रहे, पर उनका अधूरा काम मैं पूरा करूँगा। उस कमीने की छाती पर 4 का आंकड़ा बनाकर रहूँगा। महाकाल, वह आदमी बेहद खूंखार मालूम पड़ता है। तुम अपना ध्यान रखना। भावनात्मक बातों से वह भड़क उठता है। तुम्हारा काम था संदेश पहुंचाना, सो पूरा हुआ। अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी सलाह मुझे नहीं चाहिए। पर वसुंधरा ने उसे फिर छेड़ा। सुनो, मेरे पास कार है, मैं तुम्हें पुरानी घाटी पहुँचा दूँगी। समय भी कम लगेगा। भले ही कुछ देर से पहुँचे, पर मौत मौत ही होती है लड़की। मैं लिमी लांचू की मौत हूँ। मुझे तुम्हारी कार से कुछ लेना देना नहीं। तुम दफ़ा हो जाओ। और महाकाल अपने हथियार लेने पुनः अपने निवास की ओर चल दिया। मेरी बात मान लो महाकाल, पागल न बनो लड़की। ये जंगल है और दिन ढल रहा है।
अब तुम फौरन अपने घर लौट जाओ। महाकाल अपने शस्त्रागार में पहुंचता है। पिताजी की यह अंतिम निशानी उस कुत्ते की बलि के लिए ठीक रहेगी। उन्हें यह माला बहुत प्रिय थी, उन्हें यह भाला बहुत प्रिय था। महाकाल रात में ही पुरानी घाटी की ओर चल पड़ा। निमिलांचु, तूने मुझे नहीं अपनी मौत को बुलाया है, आज मैं तेरा अंत कर ही दूंगा। उधर निमिलांचु ने भी महाकाल की मौत का पूरा साजो सामान तैयार कर रखा था। मेरी कोशिश उसे लड़ाई के दौरान इन चाकुओं के फर्श पर गिराने की रहेगी। तुम ऊपर छिपी रहना, जब ज़रूरत पड़े तभी। इतनी ज़बरदस्त तैयारी का मतलब यह हुआ कि महाकाल कोई पहुंची हुई चीज़ है, और वह पहुंची हुई चीज़ वहाँ आई पहुंची थी। लिमिलांचो, गुफा के मुहाने पर आओ महाकाल, मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। गुफा के भीतरी भाग में पटवर्धन बंधा पड़ा सोच रहा था। लगता है महाकाल आ पहुंचा है, अब लगता है छुटकारा मिल जाएगा इन कम वक्तों से। और लिमिलांचो के पीछे छिपी खड़ी थी लिमिलांचो की परछाई डायमंडो। पटवर्धन साहब का अपहरण करके तूने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। महाकाल ने एक लंबी गुर्राहट भरी और पलक झपकते ही लिमिलांचो के चाकुओं के आंगन को लांघ गया। अब दोनों भूखे शेर आमने सामने थे, एक दूसरे की जान के ग्राहक। लिमिलांचु ने बरसों पहले महाकाल को बाल्यावस्था में देखा था। वह उसे अब भी छोकरा ही समझ रहा था, लेकिन पहला वार करते ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई। ठाकिया! लेकिन लिमिलांचु लूला है, ऐसा सोचना महाकाल के लिए भी ठाक गलत साबित हुआ। पाँव का प्रयोग लिमिलांचु अच्छा ही नहीं था, बहुत अच्छा जानता था। उसकी टांगें हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की तरह तीव्र गति से काम कर सकती थी। क्या? सबसे पहले इसकी टांगों का इलाज करना पड़ेगा। यही वो हाथ है जो तेरे बाप ने काट दिए थे। लिमिलांचु का आक्रमण इतना तेज था कि महाकाल बचाव के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। या! कब तक बचेगा तू? आज मैं तेरे टुकड़े कर डालूंगा। खटाक! एक तूफानी प्रहार को महाकाल ने रोकना चाहा, लेकिन स्थिति में महाकाल ने पैतरा बदल लिया। ये लड़का शाओलिन के योद्धाओं से काफ़ी भिन्न है। ऐसा क्यों? अब वार पर वार करने की झोंक में वो बचाव भूल गया। टन खचाक! दर्द और क्रोध से तिलमिला उठा। ये नोच खसोट छोड़ लड़ाई कर, लड़ाई मर्दों की तरह है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया कि तो अपाहिज है और घायल भी हो गया है। ले, मैं अपने हथियार फेंक देता हूँ। तेरे लिए जहन्नुम का रास्ता ही मेरे खाली हाथ ही बनाएंगे। महाकाल के कटाक्ष पर लिमिलांचु गुस्से में भर उठा। अब तू मरेगा। लिमिलांचु ने प्रहारों की झड़ी लगा दी। एक बार ऐसा भी रहा जो महाकाल बचा न सका। सक! ओह! ठक! करीबी भिड़ंत का लाभ महाकाल ने खूब उठाया, लेकिन लिमिलांचु की एक भीषण लात ने क्या था उसे चाकुओं के आंगन में गिरने पर मजबूर कर दिया। पर महाकाल किसी स्प्रिंगदार खिलौने की तरह उठ खड़ा हो गया। या! ठप! लिमिलांचु की दूसरी कोशिश नाकाम करते हुए महाकाल ने उसके बाएं ब्लेड को पकड़ लिया, तड़ाक, और पूरी शक्ति लगाकर उसे तोड़ डाला। दूसरे के दुश्मन थे। यदि इसे जल्दी नहीं खत्म किया तो ये मुझे खत्म कर देगा। यकीनन लड़ाई अपने अंत को छू रही है। कुछ भी हो सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। डायमंडो भी उस मौत के खेल में शामिल होने के लिए बेचैन हो रही थी। एक ब्लेड टूट जाने से लिमिलांचु बौखला गया और महाकाल को जोश आ गया। ठाक ठाक! महाकाल की गति तेज हो गई। उसे मानो एक उन्माद का दौरा पड़ गया था। एक निर्णायक प्रहार जिसने लिमिलांचु के पांव उखाड़ दिए। या! और लिमिलांचु अपने ही बनाए मौत के बिस्तर पर जा लेटा। महाकाल ने राहत की सांस ली कि लिमिलांचु अब लड़ाई के काबिल नहीं रहा, लेकिन अभी उसका एक दुश्मन और था, लेडी डायमंडो। लगता है वहाँ ऊपर कोई छिपा है, यानी खतरा बरकरार है अभी। डायमंडो ने ब्लोगन से एक तीर महाकाल की ओर फूंक दिया। महाकाल को खतरे का आभास हो चुका था, लेकिन बचते बचते हुए वो नन्हा सा तीर उसके कंधे में धंस गया। धच! अरे! और याहू! लगता है ये लिमिलांचु की सहयोगिनी है। मैं तुम्हें इस गुफा से जिंदा नहीं जाने दूंगी महाकाल। मुझे स्त्रियों से मारपीट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ। मूर्ख, यही मौका है तेरा धड़ से सिर अलग करने का। महाकाल को असावधान जान डायमंडो ने वार तो किया, पर महाकाल ने झुककर उस आउच! ठाक!
वार को नाकाम कर दिया और साथ ही डायमंडो को धूल चटा दी। निसंदेह ये आदमी कुंफू की उच्च तकनीक जानता है। सुनो लड़की, मुझसे मत उलझो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। पर डायमंडो तो उसकी खून की प्यासी हो रही थी। उसने लेटे लेटे ही महाकाल पर वार कर दिया था। क्यों मरना चाहती है नादान स्त्री? जुबान नहीं, हाथ पांव चला, तुझे पता चल जाएगा कौन किसकी मौत है। महाकाल का ये सोचना कि ठप एक औरत की क्या बिसात है या गलत साबित हुआ। डायमंडो के घातक प्रहारों की चटा ठाक झड़ी लगा दी। महाकाल का संतुलन डगमगा गया। इधर वसुंधरा महाकाल का पीछा करते करते पुरानी घाटी तक आ पहुंची थी। महाकाल को लेडी डायमंडो ने उलझाया हुआ था और लिमिलांचू जैसे तैसे उठकर खड़ा हो गया। मेरे पास वक्त कम है, महाकाल लेडी डायमंडो से उलझा हुआ यही मौका है। बस बहुत हो चुकी उछल कूद, ठाक ओ ठप। पर डायमंडो ने फिर भी अपना संतुलन नहीं खोया। तब महाकाल ने उस पर पूरी शक्ति से प्रहार कर दिया था। लेकिन तभी बचो महाकाल, टाक। वसुंधरा ने महाकाल को सचेत करा और लिमिलांचू चूक गया। नहीं, ले पहले तू मर। ओह बचो! महाकाल ने एक लंबी उछाल भरी और वसुंधरा को मौत की राह से हटा दिया। संयोग से उसके हाथ लेडी डायमंडो की तलवार लग गई। लिमिलांचू, तेरा खेल खत्म। अब तेरी मुक्ति तेरी प्रेमिका की तलवार से होगी। घायल को पीटना अच्छा तो नहीं लग रहा, हिच, पर तेरी मुक्ति भी तो जरूरी है। फिर महाकाल ने उसकी छाती पर खचा इच 4 का आंकड़ा खींच दिया और लिमिलांचू बदले की आग में जलता हुआ सदा के लिए सो गया। लड़की, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर, आप पटवर्धन साहब को बाहर निकालो। आई एम सॉरी। डायमंडो जो बेहोश थी अब होश में आ चुकी थी और जब उसने देखा कि लिमिलांचू मर चुका है, अरे लिमी को मार दिया इसने, अब उसका अधूरा काम मैं करूँगी। वह क्रोध में पागल हो गई और महाकाल हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी या। परंतु महाकाल क्योंकि एक सच्चा वीर था अतः केवल डायमंडो के वारों को रोक ही रहा था। उसने स्वयं कोई प्रहार नहीं करा, ठाक। पर डायमंडो चोट खाई नागिन बनी हुई थी। क्या ही ताक! ये असाधारण औरत है, मुझे कुछ करना होगा वरना ये मुझे घायल करने में सफल हो जाएगी। और डायमंडो को सफलता मिली। डायमंडो मानो बिजली की तरह महाकाल पर टूट पड़ी। क्या ही! भीतरी गुफा में जाकर वसुंधरा ने पटवर्धन की रस्सियां खोली। तुम यहाँ कैसे पहुंची वसुंधरा? मैडम एक्स से महाकाल का पता लेकर उसे सूचना दी। जब वह यहाँ के लिए चल दिया तो मैं छिप के उसका पीछा करता करते यहाँ पहुँची। महाकाल ने अधिक समय नहीं गंवाया और डायमंडो को गुफा की पथरीली दीवार पर दे मारा। फिलहाल मुझे अपनी जान बचानी होगी, बाद में देखूंगी इसे। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं तुझे भी तेरे प्रेमी के पास पहुंचा देता हूँ। क्यों, ठीक है ना? प्रतिकूल स्थिति देखकर डायमंडो ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। एक बार फिर शक्ति इकट्ठी करके इस पर धावा बोलूँगी। महाकाल, ये मत समझना कि कहानी खत्म हो गई, मैं फिर आऊँगी। महाकाल वैसे भी उसे केवल डरा कर भगाना चाहता था, अतः उसने डायमंडो से और अधिक उलझने की कोशिश नहीं की। गुफा से बाहर आकर समझ नहीं आता उसने मेरा अपहरण क्यों करा। उसे आपके रास्ते मुझ तक पहुँचना था पटवर्धन साहब। मेरे पिता ने कभी उसके हाथ काट दिए थे, वह उसी प्रतिशोध की आग में जलता हुआ भारत आ गया। वसुंधरा ने महाकाल को रोकना चाहा। सुनो महाकाल, तुम घायल और थके हुए, कुछ दिन हमारे साथ शहर में चलकर रहो। अरे कहाँ गया? महाकाल मानवीय संवेदना और प्यार में कहाँ उलझने वाला था। ये मेरी बात कब समझेगा पटवर्धन अंकल? शायद कभी नहीं। वह आदमी नहीं, पत्थर है। मूर्ख भावुक लड़की, न जाने क्या समझती है मुझे। पटवर्धन अंकल, एक दिन इस पत्थर दिल को भी पिघला दूंगी। और पटवर्धन वसुंधरा के साथ सकुशल शहर लौट गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अभी तक महाकाल की मेरे पास यही 5 कॉमिक्स थी। इसके आगे की कोई कॉमिक्स है मुझे नहीं पता, अगर मुझे मिली तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं राधा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।